हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करें इससे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो आपके और आपके बच्चों दोनों के काम आएगी। अपने आयरनिंग एक्सपीरियंस को अप लेवल करने के लिए कुछ काम जो नॉर्मल आयरन से आप कभी नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने मंगाया है अगारो रीजेंसी गारमेंट स्टीमर। इसमें आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील का पैनल, 7 वेंट्स फॉर स्टीम, ये पुश बटन जिससे स्टीम स्टार्ट होती है, 250 ml का वाटर टैंक जो डिटैचेबल है, एक मेजरिंग कप, एक ब्रश और इसके साथ 1 साल की वारंटी और इसे कन्वीनियंटली यूज़ कर पाएँ इसलिए 1.8 मीटर लंबी कॉर्ड। अब इसे यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले इस पुश बटन को दबाकर डिटैचेबल वाटर टैंक को अलग कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखें इसमें आरओ का या प्यूरिफाइड वाटर ही भरना है क्योंकि हार्ड वाटर से इसके स्टीम वेंट बंद हो सकते हैं। इसमें मैक्स का निशान है, उससे ऊपर का पानी आपको नहीं भरना है। वाटर टैंक को वापस स्टीमर में अटैच कर देंगे। किसी भी प्लग में आप इसको प्लग इन कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद इसे 45 सेकंड का टाइम देना है ताकि ये स्टीम को कंटिन्यूसली फेंक सके और वाटर ड्रॉप्स ना गिरें। अब हमने ले लिया अपना ये वाला कुर्ता। सबसे पहले इस वाले को क्यों लिया है, इसमें रिंकल बहुत ज़्यादा है, रेयॉन में है और साथ में इसमें लगे हुए हैं प्लास्टिक मिरर जो नॉर्मल आयरन से प्रेस नहीं हो सकते, लेकिन इसने इसे मिनटों में ही बिल्कुल रिंकल फ्री कर दिया। आप इसे रिंकल रिमूवर भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपके कपड़ों को आयरन करता है, उनके रिंकल रिमूव करता है विदाउट एनी प्रेशर बट थ्रू द स्टीम। अब मैंने ये अपने हस्बैंड की शर्ट ली जो स्टीम आयरन से भी बहुत मुश्किल से आयरन होती थी, लेकिन इससे ये फाइनली बहुत अच्छे से आयरन हो गई। नाउ द डेलिकेट क्लोथ्स जिन पर आपके एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, मोती लगे हुए होते हैं, बीड्स वगैरह का काम है, उन पे आयरन करने में आपको बहुत मुश्किल होती है। उनके चिपकने का भी डर रहता है और वर्क खराब होने का भी, लेकिन इस गारमेंट स्टीमर से मिनटों में ही ये कुर्ता बिल्कुल सीधा हो गया, कोई रिंकल इसमें नहीं बचे हैं। एक इसके साथ ब्रश का अटैचमेंट मिलता है, वो आप लगाकर इसको कोट, जैकेट्स या फिर अपहोस्ट्री पर भी यूज़ कर सकते हो। अब ये वाली मोटी वाली जैकेट अभी हम लोग ट्रिप पर लेकर गए थे, तो इनको इतनी जल्दी आप वॉश नहीं कर सकते, लेकिन इस गारमेंट स्टीमर की मदद से ये ना सिर्फ रिंकल फ्री हो जाएंगी बल्कि जर्म फ्री भी हो जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि स्टीम जर्म को किल करती है। तो आपके कपड़े सैनिटाइज बिल्कुल हो गए हैं और बिल्कुल सीधे, बिल्कुल फ्रेश हो गई थी ये जैकेट्स। इसे यूज़ करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे स्टीम काफ़ी तेज़ गर्म होती है तो अपने हाथ को बचा के रखना है। दूसरा, स्टार्च क्लोथ्स पर इसको कभी भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि स्टार्च स्टीम को ब्लॉक करता है अंदर जाने से, तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसे स्टोर करने से पहले अच्छी तरह कूल डाउन होने दें और बिल्कुल खाली करके सुखा के ही रखें। ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेक आउट। अब चलते हैं अगले दिन की सुबह। आज थी संकट चतुर्थी का दिन, तो मैंने रात को बथुआ साफ करके रखा था, आलू निकाले हैं टोकरी में और अभी बच्चों की भी छुट्टी है, अपनी भी छुट्टी है, तो थोड़ा आराम से ही उठते हैं। मैं 8:45 लगभग किचन में लगी थी, स्ट्रेचिंग वगैरह करके रिलैक्स मोड में है क्योंकि अगर स्कूल होता तो अलग बात रहती, भागम भाग रहती है, फिक्स टाइम पे टाइम ख़त्म करना होता है, काम ख़त्म करना होता है। लेकिन अभी जब छुट्टी होती है, आप चाहो ना चाहो थोड़ा सा शेड्यूल रिलैक्सिंग मोड में चला ही जाता है क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होता। सारी बात यह है ना, अगर कोई ज़रूरी काम छूट रहा है या कहीं पहुंचने में लेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है। वही पार्किंसन लॉ जो मैंने आपको शेयर करा था पिछली बार कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आपकी स्पीड, आपकी कार्य क्षमता उसी हिसाब से स्लो हो जाती है ऑटोमेटिकली, आप चाहो ना चाहो, ये एक नियम है। तो अगर आप इस पर पर्पजली ध्यान दे रहे हो तो आपकी स्पीड वहीं के वहीं बनी रहेगी, अदरवाइज स्लो होगी ही होगी। तो वही चीज़ चल रही है। खैर, अभी 8:45 हैं, मेरे हस्बैंड जाएंगे 10:30 11:45, तब तक अपना आराम से नाश्ता पूजा वगैरह सब हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, बथुए की जो पत्ती थी उनको मैंने धोया कढ़ाई में, किसी चौड़े बर्तन में धो लें तो जल्दी से धुल जाती है। उसके बाद इनको अलग से उबाल रही हूँ और आलू मैंने धो के अलग से कुकर में रख दिए सीटी लगाने, क्योंकि अक्सर मैं पहले क्या करती थी कि मेरी सासू माँ ऐसा करती थी कि आलू और बथुआ एक साथ उबालती थी, लेकिन मैंने नोट किया कि उसको, बथुए को आलू से अलग करने में अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो मैं अब अलग करने लगी हूँ और ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अब 5 से 7-8 मिनट लगे होंगे लगभग। बथुआ जो है वो पक गया था, दोनों गैस मैंने बंद कर दी, आलू में भी सीटी लग गई थी। उसके बाद मैं फटाफट लग गई थी सफाई में। तो पोछा वगैरह तो शाम को लगेगा जब मेड आएगी, लेकिन यह है कि पूजा करनी है, वैसे भी सुबह एक बार झाड़ू फिर जाती है और बाहर का थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, फिर कूड़ा वगैरह गाड़ी आती है वो फेंक जाता है। तो ये है कि मॉर्निंग का थोड़ा सा एक वाइब सी क्रिएट हो जाती है क्लीनिंग वाली, वो बासा घर नहीं रहता। तो अब मैंने यहाँ पर जो है सारे में झाड़ू लगा ली, अंदर से दोनों कमरों में लगा लाई हूँ और यहाँ पर भी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी बाहर की सफाई।
यहाँ घास पर तो मेड भी लगाती है झाड़ू, लेकिन जो डस्टर से डस्टिंग होती है ना वो नहीं करती, तो वो तो करनी ही करनी है। और पानी वगैरह वो भी डाल देती है, लेकिन जब सुबह सफाई होती है तो एक बार मैं भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा पॉजिटिव सी लगती है एनर्जी जब बाहर गेट धुल सा जाता है, बस ये चीज़ है। अब सारा गेट जो है वो साफ़ हो गया, अंदर साफ़ हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने फटाफट से, ताकि उसके बाद मैं पूजा का खाना बना सकूँ। नहा के आने के बाद अभी पूरा तैयार नहीं होंगी, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनानी है, ऑयल सा आ जाता है फिर मुंह पे। लेकिन मैंने सनस्क्रीन लगा ली और मैं बिंदी और सिंदूर लगा लूँगी, बस उतना काम कर लूँगी ताकि पूजा हो जाए। एक बार जब सारा काम निपट जाएगा उसके बाद फिर रेडी हो जाएंगे, ताकि अगर शूट वगैरह करना होगा तो वो भी हो जाएगा। फ़िलहाल जल्दी से जल्दी मुझे किचन में पहुंचना है, ताकि बच्चों को भी अभी भूख लगनी शुरू हो गई है, उठ गए हैं, तो पहले अभी पूजा की वजह से उनको भी नहाने के लिए ही भेज रही हूँ एक एक करके। आरोही गई हुई है नहाने, मेरे हस्बैंड और आराध्या भी किचन में हैं। आलू छीलने के लिए मैंने इनको बोल दिया था कि आलू छील लो, तो ये दोनों मिलके आलू छील रहे हैं। इतने जो पहले बॉईल कर लिया ना, उससे ये फ़ायदा हुआ कि अब ये बथुआ जो है वो पीसने के लिए ठंडा हो गया। उधर आलू भी ठंडे हो गए, प्रेशर वगैरह निकल गया। तो इतना काम सुबह मतलब सफाई से नहाने से पहले कर लें तो थोड़ा सा इस टाइम पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से काम होता चला जाएगा। अब ये मैंने जार में कर लिया और इसको पीस लेंगे आराम से। आपके पास मिक्सी हो उसमें पीस लीजिए, छोटा चॉपर हो उसमें पीस लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वाला, या फिर इस वाले में तो हो ही जाता है। मतलब ये वाला तो मल्टीपर्पज़ है, इसीलिए सामने रखा रहता है अगारों का। इसके तो बिना तो काम नहीं होता, सही बताऊँ तो किचन में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी पीसनी हो, कुछ भी पीसना हो, मसाला वगैरह सब इसी में पिस जाता है। अब बथुआ जो है वो पिस गया, तो फिर मैंने आटा छान लिया, इसमें बथुआ जो पिसा हुआ था वो मिला दिया, थोड़ा सा नमक डाला है। पहले बथुए को ही अच्छे से आटे के साथ मैश कर लूँगी, फिर जितनी ज़रूरत लगेगी गुनगुना सा पानी इसमें डालेंगे। पिछली बार भी मैंने शेयर करा था, इस टाइम सर्दी में चिल्ड पानी के साथ जो नॉर्मल टंकी का पानी आता है ना, उससे ना माढ़ो आटा, नॉर्मल की बजाय थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो तो थोड़ा सॉफ्ट सा बनता है। अब इतने आलू छील के इन्होंने मैश कर दिए, कद्दूकस कर दिए। मैंने फटाफट से इसमें सारे मसाले डाले, जो मेन आलू के पराठे में आप डालते हो वही सारे डलेंगे। लेकिन जो बथुए का अलग से टेस्ट आता है, कलर आता है, वो अलग फ्लेवर हो जाता है नॉर्मल आलू की पूड़ी से। अब ये सारा तो प्रिपरेशन का काम था। अब गैस जला के मैंने रखी कढ़ाई, धो के दोबारा से, और जो पूजा का था मेन वो तिल चटका लिए। ठीक है, अब इसको, ये मेन समझिए पूजा की जो वो है, वो मेन रिचुअल यही है। उसके बाद इनको मैंने पलट लिया प्लेट में, ताकि ये ठंडे हो जाएं। अगर कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये नीचे से जल जाते हैं, बहुत डेलिकेट से होते हैं, जल्दी से ही हो जाते हैं। तो 5-7 मिनट लगे तिल चटकाने में। इतनी देर जो मिली है, 10 मिनट के करीब मिल गए आटे को। तो फिर मैंने आटे को पहले ठीक करके देखा। नमक का आटा जब भी भरवा पूड़ी के लिए या पराठे के लिए बना है तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी होनी ही चाहिए। अगर ये ठंडे पानी से गूँथा हुआ होता तो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। लेकिन हल्के गुनगुने पानी से गूँथा था, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर पूड़ी बन गई तो इनके नाश्ते का टाइम हो रहा है, मैं सभी के लिए बना ही दूँगी पहले पूड़ी, उसके बाद पूजा करूँगी। और अगर मुश्किल से बनेंगी तो फिर मैं केवल पूजा की बना के देन उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो अब मैंने जब ऐसे पटक के इसको ठीक करा ना, मैं हमेशा वही करती हूँ, गिन के 15 से 20 बार आप आटे को पटक लो, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा आटा। अगर अभी तक ट्राई नहीं करा है तो करके देखना। काफ़ी लोगों ने ट्राई करा भी और बताया भी कि बिल्कुल मतलब परफेक्ट आटा उनका रेडी हो गया था। अब ये वाले इस तरीके के स्ट्रेचेबल आटे के साथ ना आप हाथ से पटक के भरवा पूड़ी बना लोगे और फटेगी नहीं बिल्कुल भी। मैंने इसको आराम से, बिल्कुल जैसे क्ले नहीं होती वो मोल्डिंग क्ले, जैसे करो वैसे हो जाएगी, जहाँ चिपकाओ वहाँ चिपक जाएगी। कैसे ही मतलब खींच लो, कुछ भी कर लो, वैसा वाला आटा हो जाता है बिल्कुल। तो इतनी ईज़िली इसमें रैप हो जाती है। आप कोई भी स्टफिंग जो भरोगे इसमें, खिचड़ी के पराठे बनते हैं या फिर आलू के, या कोई और सब्ज़ी आपको कद्दूकस करके डालनी हो, मूली के बनाने हो, हर तरीके के पराठे इस आटे से बन जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने इसको हाथ से पटक के देखो कितना ईज़िली बड़ा हो गया पूरी पूड़ी ना। अब ये इधर मैंने तेल चढ़ा रखा था। आज सरसों का तेल हमारा कम पड़ रहा था, इसलिए रिफाइंड में पूड़ी बन रही है। या फिर देसी घी में आप बना सकते हो, लेकिन हैवी ज़्यादा हो जाती हैं, तो रिफाइंड में बन रही है आज पूड़ी। तो थोड़ी सी कलर में जो है इसके फ़र्क पड़ रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, 2-2 3-3 कमेंट आता है कि मैं पूड़ी किस चीज़ में तलती हूँ। तो मैं हमेशा सरसों के तेल में ही तलती हूँ, और आदत है हम लोगों को, उसी की अच्छी भी लगती हैं। तो आज रिफाइंड की थोड़ी सी
अलग सी लगी भी खाने में, टेस्टी लगी, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट में फ़र्क है सरसों के तेल में और इसमें। फिर मैंने भगवान जी को स्नान कराया, उनके गंगा जल में भी हल्का-सा गुनगुना ही पानी डाला था, उनको वस्त्र पहनाए ऊनी वाले, उसके बाद पूजा की थाली तैयार करी है। तो हमारे यहाँ जो-जो चढ़ता है, बथुए आलू की पूड़ी, फूल, तिल, गुड़, घी और थोड़ा-सा बथुए की पत्ती, देसी घी, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। फिर मैंने भगवान जी का जब श्रृंगार पूरा हो गया था, उनको तिलक करा, उनके थोड़े से इत्र लगाया कपड़ों पर, उसके बाद फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाने के बाद मैंने दीपक वगैरह सब रेडी कर रखा है, वो जला दूँगी और उसके बाद फिर कथा करनी शुरू करूँगी। अब ये 2 आकृतियाँ भगवान जी की बनाई जाती हैं, तो पहले मेरी सास जब पूजा करती थी ना, तो वो पीढ़े पर बनाती थी, लेकिन मैं इस थाली पे बनाती हूँ और इस पे जितना भी भोग आपको लगाना है, गणेश जी के पास रख सकते हैं या फिर हमारे यहाँ इस पे चढ़ाया जाता है, तो मैं इस पे चढ़ा रही हूँ। तो इसमें बथुए आलू की पूड़ी जो है वो, थोड़े से तिल, थोड़ा-सा गुड़ और घी से ये बनी है और साथ में जो बथुए की पत्ती है वो। ये 3-4 चीज़ें इस पे रखी जाएँगी और फिर जल चढ़ा देते हैं, थोड़ा-सा अर्पित कर देते हैं, तो यहाँ पर बल भोग जो है वो लग जाता है। उसके बाद फिर कथा करते हैं। ये व्रत भी ना अहोई अष्टमी की तरह संतानों के लिए ही होता है, तो हमारे यहाँ पूरे दिन का व्रत तो नहीं रखते, लेकिन पूजा सुबह होती है, तो अगर शाम को किसी-किसी के यहाँ पूजा होती है, तो टेक्निकली इसके लिए व्रत रखना चाहिए और ये बच्चों के सुख सौभाग्य, उनकी अखंड आयु, इस सब के लिए रखा जाता है और मेन जो मेरे को अपने बचपन का याद है कि उस दिन अहोई माता की तरह ही कि लड़कों के लिए पूजा होती थी, लेकिन मैं तो अहोई भी अपनी बेटियों के लिए रखती हूँ, तो सकट में भी इनको मैं पूरा वही इन्हीं के लिए है ये एक तरीके से संतान के लिए ही होता है ये हमारे यहाँ जो मानते हैं संकट चतुर्थी का व्रत। तो मैंने इन दोनों को तिलक करा, भगवान जी की ब्लेसिंग दी। अब इनको भूख लग रही है तो मैं नाश्ता मैं बना के आई थी सारा, उसके बाद मैं पूजा करने बैठी थी। तो ये तीनों लोग नाश्ता कर रहे हैं और फिर मैंने जो थी संकट चतुर्थी की जितनी कहानी मुझे आती थी वो मैंने पढ़ी अपने आप ही, मतलब बोली, क्योंकि मैंने गूगल पे ढूँढने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे यहाँ सुनी जाती है कहानी वो मुझे नहीं मिली गूगल पे। तो जितनी मुझे आती थी, याद थी, मैंने वो बोल ली। उसके बाद गणेश जी की आरती करी, माथा टेका। इसके साथ ही अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगी, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करी, हाथ जोड़े, प्रार्थना करी और फिर मैं उठ गई थी। पूजा पूरी हो गई है, बच्चे अभी नाश्ता आरोही कर चुकी है, आराध्या का चल ही रहा है। पूड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई है उसे, अपनी नॉर्मल डाइट से आज ज़्यादा उसने ले ली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो खा ली। अब इसमें मैंने हाथ के हाथ ही फिर अपना नाश्ता निपटाने के बाद मैं दोबारा आ गई थी किचन में और आधे-आधे मैंने कर दिए तिल। आधे मैं बनाऊँगी गुड़ तिल के लड्डू और मेरे हस्बैंड कल रात मावा भी ले आए थे, आधे बनाऊँगी मावे के। तो मैंने ये मेज़रमेंट से नहीं करा, मैं हर बार अंदाज़े से ही बनाती हूँ। सोचा भी था कि मेज़रमेंट ले लूँ इस बार आपके साथ शॉर्ट के रूप में शेयर करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाया, मैंने ऐसे ही बना दिए। बच्चे अपने प्रोजेक्ट का काम देख रहे हैं अब, क्योंकि विंटर वेकेशन है, इनके स्कूल के प्रोजेक्ट आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत रिसर्च का जो काम है वो कर लें, फिर जो बाहर से आना है वो भी आएगा धीरे-धीरे करके। यूँ ही 15 तारीख आ जाएगी और छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो थोड़ा-थोड़ा ये है कि होता रहे काम तो हो जाएगा पूरा समय से। अब जितना भी गुड़ मैंने बेलन से उसे पटक-पटक के सॉफ्ट करा था ना, उसको मैंने तिल में मिला दिया और इसके बाइंडिंग के लिए या तो गुड़ ज़्यादा हो, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, या फिर थोड़ा-सा घी पिघला के आप इसमें देसी वाला वो डाल दो। इतना कि ये जो आप ऐसे मुट्ठी बाँधो तो ये आपस में चिपकने लगे और इससे पहले कि घी जमे, आपको फटाफट से इनके लड्डू बाँध देने हैं। तो ये वाले लड्डू में तो थोड़ा-सा टाइम लगा भी था, लेकिन उसके बाद जो मावे वाले बनाए ना, उसमें टाइम नहीं लगा। ये तिल वाले लड्डू तो बन के रेडी हो गए थे, इनकी प्लेट मैंने एक किनारे को कर दी। अब मुझे बनाने हैं मावे वाले लड्डू, तो जो मावा बाज़ार का आता है, उसको थोड़ा-सा कढ़ाई में डाल के हल्का-सा भून लें दोबारा,
तो वो थोड़ा-सा ईज़ी टू यूज़ भी हो जाता है, थोड़ा-सा कच्चापन-सा मतलब उसका निकल जाता है, ऐसे नहीं डालते हम। तो ये अभी जमा-सा हो रहा है ना, देखो थोड़ा-सा गरम करके इसको थोड़ा-सा चलाऊँगी, मुश्किल से 5 से 10 मिनट बहुत ही धीमी आँच पे। बस एक बार ये पिघल-सा जाए, उतना इसको चलाना है मुझे और उसके बाद फिर इसमें मावे में तिल वगैरह मिला के इसके भी लड्डू बन जाएँगे। तो थोड़ा-सा पिघलने के बाद ये ऐसा हो गया सॉफ्ट-सा, गैस बंद कर दी और जो छोटा वाला चॉपर है ना, मैंने उसमें ही तिल चला लिए थे, 2 बार में चल गए थे, क्योंकि तिल बारीक नहीं पीसने मावे वाले लड्डू के लिए, बस हल्का-सा दरदरा सा करना है, तो वो ये काम परफेक्ट कर देगा। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ किचन में, इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक, आपको टैग प्रोडक्ट में मिल जाएँगे, साइड में दिख रहे होंगे टैग प्रोडक्ट, आप उन पे टैप करके डायरेक्ट प्रोडक्ट के बाइंग पेज पर पहुँच सकते हो। सारे ईज़ी टू यूज़ हैं, जितने भी मैं कर रही हूँ यहाँ पर दोनों तीनों आपको दिखाए हैं और सस्ते भी हैं, इतने महँगे भी नहीं हैं। मतलब आपका काम आसान हो जाएगा इससे वास्तव में, नहीं तो उन्हीं कामों के लिए आपको कई बार काफ़ी देर लग जाती है, लेकिन इनसे काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता है, इसीलिए इतनी जल्दी-जल्दी यूज़ भी हो रहे हैं दोनों चीज़ें। अब जो मावा था उसमें मैंने तिल मिला लिए, तिल जब ऐसे हो गए हैं मावा जो छूने लायक हो गया, मतलब अब ये गरम नहीं है, उसमें मैंने मिला दिया बूरा। अब ये आप अगर इसका मेज़रमेंट पूछो तो ये मेरे को समझ में आता है कि जितना मावा है ना, अगर 250 ग्राम है तो 250 ग्राम ही आप बूरा मिला दो। ये तो परफेक्ट मुझे याद है, क्योंकि बेसन के लड्डू वगैरह में भी जितने में भी डालती थी, तो जो मेन आइटम होता है ना, जैसे बेसन के लड्डू में बेसन है या आटे के लड्डू बना रहे हो तो आटा है, जितना वो ले रहे हो उतना ही मीठा डाल दो, तो वो सही रहता है। और अगर आपको हल्का मीठा खाना है तो 150 ग्राम मीठा कम कर दो, सिंपल सा हिसाब है। तो इसका तो बैठ जाता है अगर मैं आपको मेज़रमेंट से ही बताऊँ। और मावे वाले लड्डू तो बहुत ही क्विकली बन रहे थे, बस एक बार मतलब ज़ोर से प्रेस कर दिया, उसके बाद बस फटाफट वो राउंड होते जा रहे थे। इसमें मुझे नहीं लगे 10 मिनट भी, शायद सारी जितने कढ़ाई में कसार दिख रहा है, उस सब के लड्डू फटाफट बन गए थे, थोड़ा-सा तिल वाले में फिर भी टाइम लगा। अब ये दोनों थाली जब तैयार हो गई, तो इन्हें मैंने थोड़ी देर भगवान जी के पास रख दिया, अभी दीपक भी जल ही रहा है, विदा नहीं हुआ तो थोड़ा-सा ये है कि ये प्रसाद स्वरूप हो जाएँगे। उसके बाद मैं उठा के इनको वापस किचन में रखूँगी, तब किसी डब्बे में ट्रांसफ़र करूँगी। अभी थोड़ी देर भगवान जी के पास ये रखे रहें, फिर मैंने भगवान जी की फ़ोटो वगैरह खींची, रील क्रिएट करी, रील की एडिटिंग थोड़ी-सी करी, उसके बाद फिर बज गए थे 12:30, 12:35 हो रहे हैं और अब मैंने लंच की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, क्योंकि ऐसा है देखो, अगर अब लगे-लगे हो जाएगा तो ठीक है, फिर मैं एक बार बैठूँगी तो थक जाऊँगी और 12:30 से भी ऊपर जा रहे हैं, 5 मिनट तो ऑलमोस्ट लंच का टाइम होने ही वाला है। तो इस टाइम पे लंबा ब्रेक मिलेगा नहीं, इसके बजाय ये है कि आप कंटिन्यूएशन में ही काम निपटा दो तो ज़्यादा अच्छा। इरादा मेरा ये था कि सब्ज़ी वग़ैरह बना के आटा गूँथ के रख दूँगी, फिर मैं बैठूँगी, लेकिन करते-करते टाइम वही हो गया कि फिर पूरा लंच ही बन गया था। तो अब मैंने कुकर चढ़ा लिया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया, थोड़ा-सा प्याज़ डाल दी, टमाटर डाल दिए, गाजर आलू मटर थोड़े से ही बना रही हूँ, 2 ही गाजर डाली हैं, लेकिन ये है कि ये बन जाएगी। तो थोड़ा-सा बथुए का आटा रखा है, थोड़ा-सा सादा आटा गूँथूँगी तो रोटी या पराठे जो भी, या फिर पूड़ी ही, जो भी खाना चाहेंगे वो बन जाएगी। अब लंच की सारी तैयारी करने के बाद फिर यहाँ पर जितना भी प्लेटफॉर्म पे अब था, हालांकि मैं हाथ के हाथ जब लड्डू भी बना रही थी, थोड़े बहुत तिल बिखर गए थे, हाथ के हाथ भी मैं करती जा रही थी इसको काफ़ी हद तक वाइप ऑफ, लेकिन अब फाइनल कर दिया है। बस जब पूड़ी बनेंगी अब तब थोड़ा सा यहाँ पर फैलेगा, बाकी ये सब मैंने क्लीन कर दिया। अब बजे हैं 1:10, ठीक है। तो मेरा जो सुबह का लॉन्ड्री का काम था आज वो नहीं हो पाया, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम किचन में फैल गया था इसलिए। तो आज भी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो मैंने कल एक कंबल धो दिया था, आज फिर एक कंबल धो रही हूँ, कल नहीं, शायद बीच में एक दिन का गैप हो गया, लेकिन ये है कि ये कंबल लास्ट बचा है, ये भी धो दूँ।
उसके बाद फिर बेडशीट्स वगैरह का नंबर लगाऊंगी। तो प्लान ये है कि विंटर वेकेशन में रोज़ एक अलग सी चीज़ धुल जाएगी, या एक दिन छोड़ के भी तो भी सारी बेडशीट और कंबल धुलने में आ जाएगा, एक एक करके सब वॉश हो जाएंगे अब इस टाइम पे। और फिर मैंने नेहा के यहाँ, अपनी देवरानी के यहाँ प्रसाद स्वरूप ये दोनों तरीके के लड्डू जो बनाए थे ना वो भिजवाए। तो बाकी बथुए आलू की पूड़ी तो उसके यहाँ भी बनी होगी, मेरे यहाँ भी, लेकिन लड्डू कितने भी सेम हो स्वाद अलग होता है। तो वो मैंने भिजवा दिए प्रसाद के तौर पे। और उसके बाद इधर हमारा कंबल धुल जाएगा। फिर मैंने धनिया वगैरह साफ़ करी सब्जी में डालने के लिए, और बच्चे जो हैं तभी कहने लगे थे कि हम खाना खा लेंगे। फिर मैं लंच बना रही हूँ अब उसके बाद, और साथ में कंबल वगैरह बाद में फैलाएंगे, दिन आगे चलता रहेगा। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है। मैं कोशिश करूँगी, छुट्टी है, आपकी फरमाइश के अनुसार ही वीडियो बना सकूँ। बाय।